गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आ जाओ भाई फटाफट। ब्रेक में इतना क्या टाइम लगता है तुम लोगों को? लेट छोड़ा इसलिए तो रोज जाना जरूरी थोड़ी है ब्रेक में? जरूरी है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ही तो पढ़ रहे थे। चलिए, चलिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया था अपन ने? हाइपरवॉलीमिया पढ़ चुके, फिर हाइपोकैल्सीमिया पढ़ चुके हैं, हाइपरकैलीमिया पढ़ना है। लिखिए हाइपरकैलीमिया। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? बैठ जाओ भाई, फटाफट बैठ जाओ। सुनिए अब इधर। भैया साइकेट्री मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? पागल करोगे एक आधा बचा हुआ उसको भी, मैं नहीं पढ़ाने वाला। सुनो, पढ़ा ले। हाँ। पढ़ेंगे, बोले तो पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ बोलेंगे तो पढ़ा देंगे। अभी किसी ने बोला नहीं इसलिए नहीं पढ़ा रहा। अभी तक मेरे को सिर्फ एक ही आती है, फंडामेंटल। हाँ, नहीं मेरा कोई विचार नहीं है। मेरा कोई विचार नहीं है। मैं स्टूडेंट हमेशा साथ ही होते हैं, ठीक है? जैसे ही ये पोडियम से मार सा नीचे उतरे, ठीक है, स्टूडेंट दूसरे मार सा के हो जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है, आज से तजुर्बा नहीं है, ठीक है? 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है? तो 12 साल में मुझे पता है कि स्टूडेंट की नेचर क्या है। हाँ, स्टूडेंट किसी को भी झाड़ पे चढ़ा सकता है और टिका सकता है वो 1 मिनट में। हम आपके साथ है, चलो तो सही। 2 जूत पड़े नहीं, सबसे पहले खिसक के दूर। हाँ, इसलिए तुम सब लोगों का जो है वो तहे दिल से स्वागत है कि आपने इतना सपोर्ट दिया मुझे। बाकी सब ठीक है, पढ़ लो तुम लोग, ठीक है? सूरज सर कहाँ गायब हो गए? मेरे कोई पता नहीं, मिले तो बताना। सुनो अब इधर, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया में अपन ने क्या कहा? हाइपर हो रहा है और किसका लेवल बढ़ रहा है? कैलीमिया का। एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर कैलीमिया में कर दें। आप जो कैलीमिया लिखा है उसको कैल्सीमिया पढ़ते हो, जो कैल्सीमिया लिखा है उसको कैलीमिया पढ़ते हो। वो क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि एंग्जाइटी लेवल इतना रहता है ना, तो आप जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं कैल्शियम ही पूछते हैं हर बार कैल्शियम आया होगा, और पोटेशियम पूछते हैं हर बार पोटेशियम आया होगा। तो ये टर्म्स हमेशा कंफ्यूज करती है, इसलिए थोड़ा एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वापस पढ़ना। हाइपर कैलीमिया बोल रहा है तो पोटेशियम का नॉर्मल रेंज 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर होता है, mg पर DL नहीं है। परीक्षा में पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ आएगा 3.5.1 MEQ से ज़्यादा होना, और तुम लोग जो है वो टिक करके आओगे कि साहब हाँ बिल्कुल, जबकि पूछा हाइपर कैल्सीमिया होगा। क्या पूछा होगा? हाइपर कैल्सीमिया। तो इसलिए यूनिट का बहुत फर्क पड़ता है, तो यूनिट को भी देख लेना। एक कॉमन सवाल एक परीक्षा में आता है जिसमें से लगभग 80% लोग गलत करके आए उस क्वेश्चन को। सवाल क्या था? कार्डियक साइकिल जो है, ठीक है, इसका टाइमिंग लिखना था, और सबसे पहले लिखा हुआ था 8 सेकेंड, ठीक है, फिर लिखा हुआ था 10 सेकेंड, फिर लिखा हुआ 0.8 सेकेंड, फिर लिखा हुआ है 8.0 सेकेंड। सी लिखा हुआ है। हाँ, इधर तो ये सी पे तुमने
कंसंट्रेट करवा दिया ना मैंने कि ध्यान रखो ये सवाल ऐसा पूछा गया था, वहाँ परीक्षा में कोई कहने वाला नहीं है, वहाँ तुम्हें ही समझना है और तुम्हें ही जो है वो आंसर क्रिएट करना है कि ये आंसर है। सबसे पहले 8 सेकंड, अब तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि 8 सेकंड है। अब वो 0.8 सेकंड की तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है, और तुम्हें तो आ रहा होता सवाल होता ना, उसमें तो जल्दबाजी बड़ी होती है। तो इसको फटाफट ये एक क्लिक फट आगे नेक्स्ट देख लेगा कोई, नेक्स्ट वाला कोई आजू बाजू वाला, ठीक है। ये नेचर है सभी की, इसलिए ये सवाल परीक्षा में 2 से 5 सवाल हर बंदा गलत करके आता है, और ये 2 से 5 सवाल गलत होने बंद हो जाए ना तो सिलेक्शन यूं ही हो जाना, ठीक है। 2 से 5 सवाल जो लोग 2-5 नंबर से रुकते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी गलतियां ये है, अगर कोई है भुगतभोगी आदमी, ठीक है, जिसने 2 बार 3 बार पेपर दिए हुए हैं, तो ये गलतियां कॉमन मिस्टेक्स हैं, और लास्ट में अपन इन गलतियों की वजह से रोते हैं कि अगर ये 2 सवाल राइट होते तो मेरी ये परेशानी नहीं होती। इसका रीज़न सिर्फ है आप ज़्यादा एनेक्शियस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि 20 सवाल की और 20 के 20 आ रहे हैं, ठीक है, और 21वां सवाल करते ही तुम्हारा जो है वो फ्यूज़ उड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा खुशी भी तुमसे सहन नहीं होती है, और फिर ये ऐसी मिस्टेक करना चालू होते हो, फिर आगे धड़ल्ले से चलती ही जाती है। इसलिए इन गलतियों को जो है वो रोकना है। ये गलतियां तभी रुकेगी जब आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे, तभी रुकनी है, नहीं तो रुकेगी नहीं। महीने में एक बार सवाल पढ़ा कि साहब ये सवाल का उत्तर ये है, दूसरी बार जैसे ही पढ़ने लगोगे वापस वही सेम आंसर जो तुमने पिछली बार दिया था वैसा ही आंसर देके आओगे। एग्ज़ाम देने के लिए क्यों बोलते हैं तुम्हें? एग्ज़ाम देने के लिए इसलिए बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जाओगे 100 सवाल याद करके आओगे। कितने सवाल? 100 सवाल। अगर तुम 1000 रुपया देने से अगर 100 सवाल याद होते हैं तो मैं कहता हूँ 1000 रुपया दे देना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तुम घर पे 100 सवाल पढ़ो, तुम्हें इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। परीक्षा में जाओ, तुम्हें सब सवाल याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि तुम्हारा एक लेवल अलग होता है, उस समय में माइंड ज़्यादा काम करता है। इसलिए एग्ज़ाम कहीं पे भी हो, कोई टेस्ट सीरीज़ हो, कोई पेपर हो, उस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए, देना चाहिए। जब दोगे तब क्या होगा, वो टेंशन से याद होगा कि सवाल का आंसर क्या था। तुम क्यों घर आके आंसर की देखते हो जब तुम्हारा रिजल्ट आना ही है? पेपर देने के बाद में तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट आएगा, और मुझे पता है कि इसमें रिजल्ट क्या आना जाना है, मैंने कितने सवाल गलत किए, फिर भी तुम आके बाहर आते ही मोबाइल मिलते ही तुम सर्च मारते हो ना गूगल पे, इसका आंसर क्या है, ठीक है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्या मेरा सही हो? यस सही था, ये तो सेट, ये बाजू वाले ने बताया ये खोटा, ठीक है। यही सिलेक्शन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क है। अगर तुम लोग नहीं देखोगे ना, ठीक है, तो वो सवाल याद नहीं होंगे, पर वो देखते ही वो सवाल फिर ज़िंदगी में नहीं भूलोगे कि वो सवाल मैंने उस समय गलत किया था, इसका आंसर ये नहीं हो के क्या होगा, ये होगा। इसलिए छोटे छोटे इंटरवल्स में प्रैक्टिस किया करो। कोई बोल रहा है ना, यहाँ पे आए 2 सवाल पूछो किसी को, और वो 2 सवाल अगर बताएगा ना, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसलिए रूममेट जो है वो डिस्कशन वाले रूममेट रखो, ऐसे रूममेट नहीं जो रोज़ पूछते हैं और भाई क्या हुआ आज, किसको ताड़ा, किसको नहीं ताड़ा, ठीक है, ऐड़ा दोस्त नहीं रखना, ठीक है। 2 सवाल पूछे, उन दोस्तों की प्रैक्टिस रखो, तो हमें बस रूम में जाके बोल देना, उसको समझा दे, ठीक है। अट्टी वाल तू ध्यान रख जा, तेरी जिम्मेदारी ना बनती। सुनो इधर, तो ये कार्डियक साइकिल में क्या है, 0.8 सेकेंड का इश्यू है, इसलिए आपका आंसर ये सही होना चाहिए, ये गलत आंसर होगा। तो इनकी यूनिट्स पे और सब पे जो है वो ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए, अब कैलीमिया कह रहे हैं, तो लेवल जो है वो हाइपर कैलीमिया में 5.1 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपन कहते हैं कि अगर 5.1 MEQ पर लीटर से लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तब उसको हाइपर कैलीमिया कहेंगे। नेक्स्ट, हाइपर कैलीमिया का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हाइपर कैलीमिया, ठीक है। अगर आप ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादा ओल्ड ब्लड चढ़ाएंगे तभी क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा। क्यों होगा? इट इज़ ड्यू टू हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का हीमोलाइसिस हो रहा है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या रहेगा, पोटेशियम आपका रेज्ड आएगा। बात समझ में आ गई, हाइपर कैलीमिया का रीज़न। नेक्स्ट, हाइपर कैलीमिया की वजह से कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन हाइपर कैलीमिया, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा?
डिसएरिथमिया, चलो ठीक है, डिसएरिथमिया और डिसएरिथमिया देखने को मिलेगा। डिसएरिथमिया का मतलब सीधा सीधा सा है इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। क्या होता है? इर्रेगुलर हार्ट बीट्स। और क्या होगा? हाइपरकैलिमिया जब कभी भी देख आएगा तब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जीआई के सिम्टम्स आते हैं। किसके सिम्टम्स आते हैं? जीआई के सिम्टम्स आते हैं। तो एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नॉजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट आपको ईसीजी में चेंजेस दिखेंगे। किस में दिखेंगे? ईसीजी में चेंजेस दिखेंगे। और ईसीजी हमेशा आपको करवा लेनी चाहिए, डाउट्स में नहीं रहना चाहिए। अगर कभी पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है या एबीजी में भी पोटेशियम ज़्यादा आ रहा है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? रिपोर्ट भेजनी है लैब के अंदर और ईसीजी ज़रूर परफॉर्म करानी चाहिए। ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे हाइपरकैलिमिया की ईसीजी में? टॉल टी वेव और क्यू वेव प्रेजेंट। नेक्स्ट पी वेव, P flat, widen QRS complex, prolonged PR interval, and tall T। ये आपकी हाइपरकैलिमिया की ईसीजी के चेंजेस दिखेंगे। फ्लैट पी का मतलब क्या है? जो पी का फर्स्ट उबार आता है, ठीक है, जो बढ़ेगा वो क्या रह जाएगी? फ्लैट रह जाएगी। नेक्स्ट वाइड क्या हो जाएगा? क्यूआरएस। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये जो ऊपर जाके इस तरफ आया है ये क्या हो जाएगा? ऐसे चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से वाइड हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, जो पीआर का इंटरवल है वो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये गैप बढ़ रहा है तो वो भी गैप बढ़ेगा, पीआर प्रोलॉन्ग्ड होगा और टी क्या हो जाएगी? टॉल हो जाएगी। तो ये जो आपका इस तरह से आके वापस इस कर्व पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा? इस तरह से टॉल आ जाएगी। तो ये टी क्या हो जानी है? टॉल हो जानी है। राइट चलिएगा। तो क्या हुआ? फ्लैट पी, वाइडन क्यूआरएस, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल और टॉल क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। ये हाइपरकैलिमिया के चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर हाइपरकैलिमिया होता है तो मैनेजमेंट क्या करोगे? व्हाट आर द मैनेजमेंट? फ्लूइड इनटेक से पोटेशियम कम हो जाएगा। फ्लूइड इनटेक से पोटेशियम कम हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक डॉट इसका एंटी डॉट नहीं जाएगा तब तक उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हाइपरकैलिमिया पे हर परीक्षा में एक सवाल आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। ठीक है, इसके बिना तो होता ही नहीं है क्योंकि डे टू डे लाइफ में अंदर कोई भी वार्ड हो, कुछ भी हो, आपको हाइपरकैलिमिया किसी न किसी पेशेंट में मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रीटमेंट, फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो रहती है वो है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। और देने का नियम क्या है? 10 + 10 + 10। राइट। नेक्स्ट सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन D25 + 8 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन। क्या देना है? 8 इंसुलिन जो है वो रेगुलर इंसुलिन मिलाना है किसके अंदर? D25 के अंदर। D25 को न्यूट्रल करने के लिए ये 8 यूनिट डाली जाती है। किसको? हाँ, 6 to 8 यूनिट्स बोलते हैं तो 8 यूनिट्स डाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन के अंदर 6 यूनिट लिखा हुआ आएगा, नहीं तो 8 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे जो रहेगा, इसके बाद भी अगर जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करोगे? नेबुलाइजेशन करवाओगे। क्या करोगे? नेबुलाइजेशन। किससे नेबुलाइज करवाना है? सैलब्यूटामोल से करवाना है। किससे करवाना है? सैलब्यूटामोल से करवाना है क्योंकि एकमात्र सैलब्यूटामोल है जो क्या कर सकता है? पोटेशियम को कम करा सकता है। अब सैलब्यूटा नहीं हुआ तो आप लिवोसैलब्यूटामोल से करा सकते हो। ठीक है, यही कंपोनेंट होना चाहिए। सैलब्यूटामोल ही करवाता है। बाकी आप कह रहे हो कि कोई भी एंटीकोलिनर्जिक करवा देगा या फिर दूसरा हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड करा देगा, बुडिसोनाइड करा देगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैलब्यूटामोल का ही करवाओगे तभी पोटेशियम कम करेगा, अदरवाइज पोटेशियम कम नहीं करेगा। यही एक एजुकेशन पूछा जाता है, सवाल आता है
कि एक पेशेंट को सैल्ब्यूटामोल से नेबुलाइजेशन चल रहा है कंटिन्यूसली हर 4 घंटे से। कितने घंटे से? हर 4 घंटे से। उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, तो नर्स किस इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेगी? पोटेशियम को देखेगी। क्यों देखेगी? क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रग जा रहा है वो क्या करेगा? हाइपोकैलीमिया करेगा। तो इसकी वजह से आपको किस इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रखना है? पोटेशियम को ध्यान में रखना है। एक पेशेंट है जो डीएम का है, डायबिटिक मिलेटस का है, उस पेशेंट जो है वो इंसुलिन थेरेपी पे है। किस पे है? इंसुलिन थेरेपी पे है। नर्स किस इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करेगी? क्यों क्या मेजर करेगी? पोटेशियम और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन। कौन से हैं? दुश्मन है। तो जब पोटेशियम आएगा तो इंसुलिन भागेगा, और इंसुलिन आएगा तो पोटेशियम भागेगा। अब मरीज क्या खा रहा है? बाहर से इंसुलिन ले रहा है, और जब बाहर से इंसुलिन लेगा तो उसमें पोटेशियम कम रहेगा। नेक्स्ट चीज, उस आदमी को एजुकेशन क्या दोगे? जो लोग इंसुलिन थेरेपी पे है उसको थेरेपी में एजुकेशन क्या दोगे? पोटेशियम रिच डाइट। किस में होता है पोटेशियम रिच डाइट? हाँ, इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है जिंदगी में। फ्रूट में भी बनाना, ठीक है। और कोई फ्रूट के नाम है? नारियल पानी, हाँ। नारियल तेल तो नहीं। और बताइए। हो गया सब समझ आ गया मुझे। पोटेशियम बढ़ गया मरीज का, हाइपर कैलीमिया हो गया, उसको ट्रीट करो तुम लोग। सुनो आगे बताएंगे, अभी पोटेशियम को डाइट भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी भी पुराने ढड़े पे चलते हो। जितना केले में पोटेशियम नहीं होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा कोकोनट वाटर में पोटेशियम होता है। सीरीज ध्यान रखो, कौन सी ज़्यादा है वो चीज़ याद रखो ना। कम में बचीड़े ले रहे हो कि साहब ये कम वाली चीज़ हमें पता है, ठीक है। ठीक है, ये तेरा एजुकेशन देने में काम आएगा, ठीक है। जब कभी भी एजुकेट करते हैं ना, बड़े अमीर आदमी तुम्हारे पास में आया और वो कहे कि साहब मेरा खून कम हो गया, ठीक है, एनीमिक हूँ मैं, तो तुम लोग अगर उसको कहो कि तुम गुड़ खाओ, मूंगफली खाओ, ठीक है, तो वो खाएगा ही नहीं। उसको पता है ये क्या गुड़ खाना, ठीक है। और अमीर आदमी को तो आपने गुड़ और ये दे दिया। जैसे ही गरीब आदमी आता है उसको बोलते हो तुम रोज की एक एप्पल खाया करो, दूध पिया करो। वो कह रहा है घर में फापे पड़ रहे, रोटी ना मिल रही है, रोटी ना मिल रही, इधर से सेव खाना, एप्पल खाना, और वो भी बिना सीजन। वो भी एप्पल कौन सी? बिना सीजन। 250-300 रुपये किलो कौन खाएगा? तो एजुकेशन जो है वो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस देख के एजुकेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल का होगा तो वो छोटी वाली चीज़ों को गिनेगा नहीं, और जो नीचे वाला आदमी है वो क्या करेगा? वो ऊपर वाली चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एजुकेशन गरीब तो मजाक हो गया, अमीर की मजाक ही है भाई। अमीर भी मजाक ही तो है। गुड़ वो खाते नहीं है इसीलिए वो मर रहे हैं, वो भी एनीमिक होते हैं। वो ज़्यादा खा के मर रहे हैं और अपन कम खा के मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। चलो, दोनों की समस्याएं हैं। किसी के सुख नाम की चीज़ जो है वो किसी के नहीं है, क्योंकि जब तक सुख अपने मन से नहीं ढूंढोगे तब तक सभी लोग परेशान हैं, है कि नहीं है? अभी तुम लोग खुश रह सकते हो ना 10,000 की नौकरी में, क्यों मर रहे हो 80,000 में? आ रहे हो पर लेनी 80,000, ठीक है। सुकून होना चाहिए, पर सुकून कब मिलेगा? जब आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको काम मिले ना, वो भी एक सुकून है। अगर मैं पढ़ाई नहीं और मैं कह रहा हूँ कि मेरी 1.5 लाख की सैलरी होनी चाहिए, भाई पढ़ तो ले, फिर 1.5 लाख मिल जाएगा। अगर तुमने पढ़ाई 2 लाख रुपए की सैलरी की है और तुम्हें अगर 50,000 मिलते हैं तो वो तुम्हें सेटिस्फैक्शन होने नहीं देंगे। तो आपको सेटिस्फैक्शन कैसे ढूंढना है कि मेरी औकात से बाहर काम नहीं होना चाहिए, तब आपका सेटिस्फैक्शन आना स्टार्ट होगा। और सेटिस्फैक्शन जब आ जाएगा तब आप सब काम छोड़ डालोगे कि वह उसी में फ्लो चलता रहेगा। डिज़ायर्स हमेशा होनी चाहिए, और डिज़ायर्स हमेशा होगी तभी क्या बढ़ते आगे बढ़ते हैं। आदमी के उड़ने की जब ठीक है मन में आई तभी तो वो एरोप्लेन बना दिए और सब बना दिए। और वही अगर सोचता है कि क्या करना है, छकड़े गाड़ी से काम चल रहा है तो चलने दो इसी को, तो आगे बढ़ते ही नहीं। तो आपको एक ही काम करना है कि साहब जो भी इच्छाएं हैं उनको पर्टिकुलर फ्लो के हिसाब से और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना है, तभी आप बढ़ोगे, नहीं तो नहीं जाओगे। एजुकेशन हमेशा उसकी इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए देना चाहिए।
अगर गरीब है तो उसको बोलो जैगरी खाओ, मूंगफली खाओ, गज्जक खाओ, इससे जो है वो आयरन बढ़ जाएगा। उसको एप्पल का सजेशंस नहीं देना है। और अमीर आदमी आए तो उसको ये फालतू वाले सजेशंस नहीं देने। उसको बोलो कि तू तो ड्राई फ्रूट्स खरीद के लेके आ, ठीक है, और कूट कूट के खा, ठीक है, तू वो खा सकता है, ये तो एफर्ट करता है। ये एजुकेशन हमेशा आपको ध्यान रखना। तो नेबुलाइजेशन किससे करवाना है? सैल्ब्यूटामोल से। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, जब कभी भी आप नेबुलाइज करवाते हैं तब पेशेंट का टैकीकार्डिया होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? टैकीकार्डिया। रीजन क्या है टैकीकार्डिया होने का, और इसमें नर्स क्या रिएक्शंस देगी? मान लो एक बच्चा है, उसको तुम नेबुलाइज करवा रहे हो, पहले उसकी रेट चल रही थी कि 90 की रेट चल रही थी, 90 बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट रेट थी। तुमने नेबुलाइजेशन चालू किया, वो बच्चे की धड़कन जो है वो 120 पहुंच गई। अब उसकी माँ भागे भागे आई, डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया आपने, कौन सी दवा लगा दी, मेरी बच्चे की हार्ट बीट जो है वो 120 हो गई, ठीक है, उसकी तो धड़कन मुझे सुनाई दे रही बाहर तक। नर्स क्या रिप्लाई करेगी? क्या नॉर्मल है? नॉर्मल है, 120 हो गई उसकी, बाहर आ जाना है उसका दिल, नहीं आएगा। हाँ, नर्स को टेंशन नहीं लेना है, नर्स को सीधा सीधा बोलना है कि 10-20 बढ़ सकती है, दिक्कत की बात नहीं है। ये जैसे ही मैं ये बंद करूंगी नेबुलाइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों पे नर्स के नॉर्मल रिएक्शन के सवाल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे? एक ही आंसर, मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब को पूछ लो। क्या यही तो करते हैं अपन, टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं और फिर मोबाइल चला रहे होते हैं, ठीक है, पूछे नेक्स्ट, ये हो गया बाजू वाले रूम में, ठीक है, वहाँ कौन है? वहाँ डॉक्टर साहब है, जाओ और पूछो। तो ये सब चीज़ें आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप सभी को फंक्शनल नर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल नर्स नहीं होना चाहिए। मतलब थड़ी से जो ये लोग मजदूर खड़े होते हैं ना सुबह सुबह टिफिन लेके, 100-200 की गैदरिंग होती है ना जगह पे, आप जाओ उनको उठा के लेके आओ, उनको बोलते तेरे को कौन सा काम आता है, ये काम करना, बोले कर दूंगा। बस वो 9 से 5 बजे तक काम करता है, पैसे दो और चला जाता है। ऐसा ही काम आपको करना चाहिए। हॉस्पिटल वालों को आना चाहिए, आज मरीज बढ़ गए तो यहाँ पे चौराहे पे आना चाहिए और तुम 10-15 लोगों को इकट्ठा करके ले जाना चाहिए, ठीक है, काम कर लो 10-12 घंटे, पैसे ले जाओ, चलते बनो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको हर एक चीज़ का जवाब पता होना चाहिए, उसके एक्शंस पता होने चाहिए कि ये दूंगा तो क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट हुआ तो मुझे वापस हैंडल कैसे करना है। इसीलिए तो तुम्हें पढ़ाते हैं, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो नेबुलाइजेशन करवाना है सैल्ब्यूटामोल से, इससे टैकीकार्डिया नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? नॉर्मल चीज़ है इसमें टैकीकार्डिया होना। तो आप उसको यही एजुकेट करोगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट, नेबुलाइज करवा दिया, फिर इंजेक्शन लैसिक्स लगाएंगे। चलिए इंजेक्शन लैसिक्स लगा देंगे। क्या लैसिक्स लगाने से जो है वो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा? ठीक है, लैसिक्स का जो सही नाम है वो कौन सा है? फ्रूसिमाइड है। चलिएगा फ्रूसिमाइड दे देंगे, लैसिक्स दे देंगे। क्या लैसिक्स सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को ही कम करता है? क्या लैसिक्स सिर्फ पोटेशियम को ही कम करता है? नहीं, सोडियम को भी कम करता है, पोटेशियम को भी करता है, कैल्शियम को भी करता है, सबको कम करता है। पर डाययूरेटिक के तौर पे आप यूज़ करते हो तो पोटेशियम ज़्यादा है तो आप एज ए रिलीफ के लिए एक पोटेशियम को कम करने के लिए लैसिक्स दे सकते हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा और क्या कर सकते हैं? के बाइंड सैचेट। क्या दे सकते हैं? के बाइंड सैचेट। और के बाइंड सैचेट जो है वो इंजेक्शन है, क्या होता है? सैचेट आ गया, इसका मतलब क्या है? ओरली है। क्या है? ओरली है। समझ में आ गई? गिलास में घोलना है एक पाउडर पाउच और उसको दो, तो जितना भी आपके इंटेस्टिनल के अंदर पोटेशियम जो बाइंड किया हुआ है उस पोटेशियम को बाइंड करके ये क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो ये आपको मैनेजमेंट करना चाहिए हाइपरकैलीमिया के केस में। एमरजेंसी के अंदर तो ये ट्रीटमेंट ये मानो कि हर शिफ्ट में 1-2 बार तो ये मैनेजमेंट करना पड़ता है। लोग आते हैं, सीकेडी के मरीज आएंगे, एंड स्टेज रीनल फेलियर के मरीज आएंगे, उसमें हाइपरकैलीमिया रहता है। अच्छा, एक डायलिसिस कब करते हैं? व्हेन पीपल आर डूइंग डायलिसिस, जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, जब पोटेशियम बढ़ जाता है और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो इधर, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ गए। पता कैसे करोगे वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ गए? मीटर है तुम्हारे पास में? केएफटी करो तो यूरिया और क्रिएट बोल दिया ना,
और कौन सी गंदगी पैदा हो गई तुम्हारे शरीर में? सुनो इधर, डायलिसिस का कभी लिंक क्रिएटिनिन और यूरिया से नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में बिठा लेना, डायलिसिस किसी भी इंसान का करोगे उससे यूरिया और क्रिएटिनिन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन का लेना देना उससे है कि किडनी के ऊपर इफेक्ट कितना आ रहा है। किडनी अगर फिल्टर नहीं कर रही है तो यूरिया क्रिएट बढ़ रहा है, पर उससे डायलिसिस करना पड़ेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। डायलिसिस का एकमात्र इंडिकेशन है वो है हाइपरकैलीमिया। क्या है? हाइपरकैलीमिया। सीकेडी का मरीज है, इमरजेंसी में आया है, तुमने एबीजी एनालिसिस करवाया या इलेक्ट्रोलाइट करवाए, पर उसमें पोटेशियम नहीं बढ़ा हुआ है, सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उसमें अपन सिर्फ फ्लूइड दे सकते हैं, लेसिक्स दे सकते हैं, पर आप कभी भी डायलिसिस के लिए नहीं जाओगे। डायलिसिस एक बार करवाया ना तो पूरे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को कम कर देता है। वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को कम कर देता है, प्रोटीन को कम कर देता है, और नेक्स्ट आपको एनीमिक कर देता है। सीकेडी के मरीज में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, सीकेडी के मरीज में ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा डायलिसिस करवाओगे उतनी ज़्यादा समस्याएं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतना जल्दी आसानी से कि साहब क्रिएट बढ़ गया किसी का, राइट, और हमने क्या कर दिया? डायलिसिस कर दिया। नहीं, जब तक पोटेशियम जो है वो क्या नहीं हो जाता? रेज नहीं हो जाता, और इसकी वजह से क्या नहीं होने लगते? ईसीजी में चेंजेस, और ईसीजी में चेंजेस के अलावा क्या नहीं होने लगता? हार्ट में जो है वो डिसरिदमिया नहीं होने लगता, तब तक आप डायलिसिस नहीं करते। फिर एक बार क्या हो गया? पोटेशियम रेज होने लग गया, फिर वो डायलिसिस पे आ जाता है, फिर अपन देखते हैं कि उसमें यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल कितने हैं, पर इनिशियल में कभी भी यूरिया क्रिएट को कंसीडर करके अपन डायलिसिस नहीं करते। सिर्फ डायलिसिस का कारण कौन सा है? हाइपरकैलीमिया है, उसी में करोगे। नहीं तो क्या होगा? एक एक बार कर दी डायलिसिस, एक बार फिर डायलिसिस कर दिया तो उसको हैबिट हो जाएगी, राइट। इसलिए आपको ये नहीं करना है। ये मैनेजमेंट हुआ हाइपरकैलीमिया का। चलो नेक्स्ट लिखो इसको, फिर आगे करते हैं। देखते जरूर है। क्या कितना लेवल चाहिए? 5.1 से ज्यादा हाइपरकैलीमिया होना चाहिए। देखो दोनों तीन कंडीशन साथ होनी चाहिए, यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके साथ हाइपरकैलीमिया होना चाहिए, तब डायलिसिस करवाओगे, नहीं तो डायलिसिस नहीं करो। सिर्फ हाइपरकैलीमिया है तो भी नहीं करना है, पहले ये मैनेजमेंट करो, उसे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है देन लास्ट मैनेजमेंट में, अभी लास्ट में लिखेंगे डायलिसिस, उसके नीचे एक पॉइंट ऐड कर देंगे। मैकेनिज्म है उसका, ठीक है, ये ड्रग उसको बाइंड करके बाहर निकाल देगा। जैसे कैल्शियम आपका सोडियम सिट्रेट है, कैल्शियम को बाहर ले जाता है, वैसे कि वैसे ये भी ले जाता है। देते हैं ना। क्या चीज? हर जगह पे एक नियम लागू नहीं होता है। सिर्फ एल्केलोसिस जहां पे हो रहा है, एल्केलोसिस के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पोटेशियम कम हुआ है, ठीक है। हर कंडीशन में पोटेशियम कम हो एल्केलोसिस में, ये भी जरूरी नहीं है, और हर एसिडोसिस के केस में पोटेशियम बढ़े ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ अपन जो लिख रहे हैं, जो सिम्टम करते हैं कि एसिडोसिस में पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीवियरिटी होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी कंडीशन हो रही है उसमें मैनेजमेंट होना जरूरी है। पोटेशियम के सिम्टम नहीं आएंगे एल्केलोसिस में, एल्केलोसिस में कैल्शियम के सिम्टम आएंगे, इसलिए आपको ट्रीटमेंट किसका करना पड़ेगा? कैल्शियम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ लोग बड़े कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि लोगों के डाटा क्लियर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है।
ठीक है, आप इन बेसिक्स चीज़ों को समझो। जब आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ोगे तब आपको समझ आने लगेगा कैसे चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अपन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने को सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सारे फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं, जो सबसे बेसिक्स होते हैं, और अपन फर्स्ट ईयर में ही जो है वो इतने सब्जेक्ट डाल दिए कि इतने सब्जेक्ट ना तो समझ आने हैं और ना कोई सेमेस्टर वाइज कर दिया, पर अभी भी लफड़े उतना ही हैं। ठीक है, अरे हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट तो है, पर अभी भी ढड़ा तो वही चल रहा है, सुधरने में अभी टाइम लगेगा। करनी चाहिए। हाइपर कैलीमिया का रीज़न सेल के डिस्ट्रैक्शन से है। आरबीसी में हिमोलाइसिस होगा, टूटेगी, तभी जो है उसका एंड प्रोडक्ट पोटेशियम बनता है। तो आते हैं ना, पेशेंट एडमिट होते हैं ना, तो वो अपनी डाइट में भी तो खाते हैं चीज़ें, बेसिक डाइट भी तो लेते हैं ना। पोटेशियम किस किस में होता है? आप सोचते हो सिर्फ पोटेशियम जो है वो नारियल पानी और केले के अलावा बाकी किसी में पोटेशियम है ही नहीं। आलू के अंदर पोटेशियम है, ऑरेंज के अंदर है। ठीक है, तो ये डेली डे टू डे लाइफ में आप खा भी तो रहे हो, आलू के पराठे भी तो ना छूट रहे तुमसे। ठीक है, और नेक्स्ट समोसे नहीं छूट रहे, पानी पूरी नहीं छूट रही, तो सब में खा तो आलू रहे हो। राबोड़ी खाना चालू कर दो तो स्किन की समस्याएं खत्म हो जाए तुम्हारे। खाते हो? तब ठीक है। जल्दी लिखो। अरे भैया एस्थलीन, तुम लोग जो एस्थलीन कह रहे हो, एस्थलीन एक ही तो बात है। एस्थलीन का कंपोनेंट सैल्ब्यूटामोल का ही तो आता है। ठीक है, डियोलिन के अंदर लिवोसैल्ब्यूटामोल प्लस हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड आता है। तो एस्थलीन से कराओ चाहे सैल्ब्यूटामोल से कराओ, आपको कंपोनेंट का नाम ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट। यहाँ इसमें एक पॉइंट ऐड करिए,
ठीक है, हीमोडायलिसिस। लास्ट में अगर इन सभी से ठीक नहीं हो तो आपको क्या करना है, हीमोडायलिसिस करना है। हो गया हीमोडायलिसिस। चलिए नेक्स्ट, अब आपको आगे ध्यान देना, ये तो मैनेजमेंट, ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ऑप्शन में कभी भी आपको इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट भी लिखा हुआ है और D25 भी लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन कौन सा सही करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट करोगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो आपका स्ट्रेट शॉट में चला जाएगा ना, एक ही शॉट में, और इसको 100 ml को जाने में वक्त लगेगा, तो आपकी स्टार्टिंग इसी से करनी है, फिर आपको ये देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट, किसकी, पोटेशियम की वापिस एबीजी एनालिसिस करवा लो, ईसीजी करके देख लो इमीडिएटली ये लगाने के बाद में, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ तो रिलीफ आ ही जाएगा कि लेवल जो है वो कार्डियक डिसरिथमिया कम से कम हो जाएगा उससे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन सा था, आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड क्यों हुआ है, क्योंकि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉजेज आयरन ओवरलोड। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब यह है कि आपने 5 से ज़्यादा, ठीक है, आपने जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किए हैं कंटिन्यूसली, तब क्या होगा, आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। जब आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ तो नुकसान करेगा आयरन, राइट। आपको सिंपल जो आपका लेवल है आयरन का, सीरम आयरन लेवल कितना है, सीरम आयरन लेवल, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि लगभग 70 mcg पर ml के अंदर DL होना चाहिए। अगर आपका इस लेवल से लगा के इस लेवल तक होना चाहिए और इससे ज़्यादा अगर लेवल हो गया सीरम आयरन का तो क्या होगा, ज़्यादा है लेवल। नेक्स्ट, इसके अलावा भी तो आप देखते हैं कि साहब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC, जिसका लेवल होता है 250 से लगा के 450 mcg पर DL, ये इन दोनों के नॉर्मल लेवल्स हैं। सीरम आयरन लेवल कितना है, 70 से लगा के 120 mcg पर DL। नेक्स्ट आपका TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कितना बाइंड करके ले जा रहा है, ये अगर 250 से 450 mcg पर DL से ज़्यादा है, मतलब ये लेवल बढ़ रहा है। अब जब लेवल बढ़ा, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने स्टार्ट होंगे, क्या होगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन, और आएंगे तो GI के सिम्टम ही, किसके सिम्टम आएंगे, GI के सिम्टम आएंगे। तो पहला चीज़ तो यह है कि आयरन ज़्यादा होगा तब भी क्या करेगा, नोजिया वॉमिटिंग तो होगा ही होगा। दूसरा, इसकी ज़्यादा अधिकता की वजह से एब्डोमिनल क्या होने लगता है, डिस्टेंशन होने लगता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो होने लगेगा, राइट। बाकी वाले सिम्टम्स इतने अपन ध्यान नहीं देंगे, पर ये GI के सिम्टम्स आपको सामने नज़र आएंगे। अब कह रहे हो साहब बड़े कन्फ्यूजिंग है, एक जब आपने फार्मेकोलॉजी पढ़ी तब एक चीज़ तो श्योर थी कि आपने उसकी परफेक्शन तो पढ़ा नहीं, तुमने हर सवाल में साइड इफेक्ट लिखे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग कर दिया किसी के अंदर, किसी में एक्सक्रीशन ज़्यादा लिख दिया, किसी में कम कर दिया, ठीक है।
चक्कर कर दिया, डिजीनेस कर दिया, लिथार्जिक कर दिया, यही तो लिखे हैं, घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे किया है। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ अगर एक भी चेंज हुआ है तो वो उसकी कंडीशन को शो करेगा। अब देखो, नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ तो ये आयरन ओवरलोड को इंडिकेट करता है, और यही एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया साथ में आ गया तो वो हाइपरकैलीमिया कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइपरकैलीमिया। तो आपको जो वर्ड पकड़ना है वो हाइपरकैलीमिया में तो एनोरेक्सिया को पकड़ना है, और यहाँ पे आते किसको पकड़ना है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन को पकड़ना है। बूढ़े लोग, प्रैक्टिकली सोचो, अभी तुमने ये पढ़ा, प्रैक्टिकली इमरजेंसी के अंदर कुछ बूढ़े लोग आपकी इमरजेंसी में आते हैं, जिसकी एक अम्मा की उम्र है 85 ईयर्स ओल्ड, और वो आपके पास में हॉस्पिटल में आई और उसका एब्डोमेन डिस्टेंशन पड़ा। क्या पड़ा है? एब्डोमेन डिस्टेंशन। तुम लोग एक ही चीज़ डायग्नोज करते हो कि इसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। क्या हर केस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का होगा? नहीं। ठीक है, हो सकता है कि अम्मा को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, क्योंकि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, क्योंकि मोबिलाइजेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर इनटेक कम कर लेते हैं, फाइबर खाना अपन बंद कर देते हैं, तो इसलिए रहता है। पर एब्डोमेन डिस्टेंशन सिरप और सिरप उसका इलेक्ट्रोलाइट करवाओगे तो इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इसके पोटेशियम के अंदर जो है वो अल्ट्रेशन दिखेगा, साथ में इसके जो है वो आयरन की डिफिशियंसी रहेगी या ओवरलोड रहेगा। राइट, उन्होंने ऐसा कुछ खाया होगा जिसमें आयरन क्या हो गया? ओवरलोड हो गया। ठीक है, तो ये भी सिम्टम आप इस चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये नोजिया, वॉमिटिंग ही सिर्फ किसी को इंडिकेट नहीं करता है, आगे के सिम्टम को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ऐसे हुआ तो आयरन ओवरलोड को कम कैसे करोगे? मैनेजमेंट क्या करोगे इसका? मैनेजमेंट में क्या दोगे? चिलेटिंग एजेंट। कौन सा चिलेटिंग एजेंट दोगे स्टार्टिंग से ही? कौन सा चिलेटिंग एजेंट? डीफेरोक्सामाइन। अब इसका जो एंटीडोट होता है वो इंजेक्शन कौन सा है? डीफेरोक्सामाइन। डीफेरोक्सामाइन दे दिया। अब ये एक तरह का क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। यूनिवर्सल चिलेटिंग एजेंट कौन है? गोल्डन चिलेटिंग एजेंट चारकोल। यूनिवर्सल एंटीडोट कह दो या फिर चिलेटिंग एजेंट कह दो, कौन सा रहेगा? चारकोल। और चारकोल कहाँ मिलेगा? मेडिकल की दुकान पे? तो घर पे? शमशान घाट में? किधर मिलेगा भाई? शमशान घाट में सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड चारकोल शमशान घाट में मिलेगा, और नहीं तो चूल्हे में मिलेगा। किधर मिलेगा? चूल्हे में मिलेगा। क्या आधे कंफ्यूज हो गए, कहाँ चूल्हे में मिलेगा? अरे कोयला, क्या है? कोयला। कोयला उठाओ, उसको पीस दो पूरा और ग्लास में घोल के और पिला दो। ये ड्राई होता है, बोलते हैं ना शुष्क कोयला होता है। कैसा होता है? शुष्क। शुष्क का मतलब ड्राई कोयले होते हैं। और जैसे ही आप ड्राई कोयला दोगे तो वो क्या करेगा? जो भी अंदर पड़ा है उस सबको क्या करेगा? पकड़ के एब्जॉर्ब करा देगा और स्टूल के माध्यम से बाहर भेज देगा। तो अगर आपके पास में और कोई जुगाड़ नहीं है, किसी ने जहर पी लिया, ठीक है, टॉक्सिन पी लिया, तो क्या करोगे कि साहब अब इसके राइस ट्यूब लगा के बाहर कर निकलवा दूंगा? तो वॉमिट भी तो नहीं करवा सकते, क्योंकि उसने पिया भी तो एसिड है। क्या पिया है? एसिड। घर में वो पोछा लगाने वाला फिनाइल आता है ना, बाथरूम में गिराते हो। लोग मरने की कोशिश करते हैं तब अच्छा खासा कोई अच्छी चीज़ ढूंढते हैं कि पी लूँ एक बार में जो कल्याण हो जाए। तो तुम लोग हल्की फुल्की चीज़ पी नहीं, तुमने क्या पी लिया? वो जो टॉयलेट में यूज़ करने वाला तेजाब आता है ना, वो पी लिया। जब तेजाब पिया तब वो एसिडिक होता है, वो गया तब नुकसान करते गया, और फिर तुमने क्या कर लिया? इतना गंदा चेहरा नहीं बनाना होता है, ठीक है? तेजाब गंदा थोड़ी, टॉयलेट गंदा है, तेजाब गंदा ना है, पी सकते हो, ठीक है? लेट्स ट्राई इट। जाके पीना, कल मेरे को टेस्ट बताना कैसा टेस्ट है। करोगे? मैं बताऊं? लेके तो आ जाओगे आप? पोस्टपोन, कोर्स पूरा होने दो। एक नंबर सेल्फिश आदमी है। चल गया? दूर बैठो, एक दो दिन तुम्हारे हवा लगे किसी के इसकी, दूर बैठो तुम लोग। सुनो, अब अगर आपने ये फिनाइल पिया है तो वो करेगा क्या? वो जाएगा तब पूरी स्किन को डैमेज करता हुआ जाएगा,
फिर आप क्या कर रहे हो, वॉमिट करवा रहे हो उल्टा। एक की तो चीज़ लोगों को समझ आती है, लोगों के गोल्डन नियम है खुद के, ठीक है। कहीं पे बचीड़ खाया, किसी ने एक्सीडेंट हुआ तो ऊपर यूं करके खड़े हो जाने, क्या हुआ, जिंदा हो हैं? फिर कुछ लोग तो और ऊपर से जो है गाड़ी देख के नहीं चला सकता, धीरे चलाएगा, मरेगा नहीं तो ऐसे ही मरोगे। ऐसा काम नहीं करना होता। जब लग जाती है उसी को पूछते हैं, बोलते लगी क्या, बोले नहीं मैं ऐसे गिरा, ठीक है, मुझे मज़ा आया इसलिए मैं वापस उठ गया, अब वापस गिरूंगा एक बार। तो ऐसे सवाल नहीं करने होते। तो जब पिया तब नुकसान, और लोग वापस जब जैसे ही जहर पिया, इसको उल्टी करवाओ, इसको उल्टी करवाओ, ठीक है, कभी उल्टी नहीं करवानी जब तक आपको कंपोनेंट नहीं पता है कि उसने पिया क्या है। अगर उसने एसिड पिया है, क्या पिया है, एसिड पिया है, तो कभी वॉमिट नहीं करवाना है, क्योंकि जितना जाते हुए डैमेज किया है उतना वॉमिट करोगे तब वो वापस डैमेज करेगा उतना का उतना, और उसकी वजह से स्टिचर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्टिचर्स बन जाएंगे। स्टिचर्स समझते हो, बागा हो जाओ अलग अलग जगह पे, ठीक है, छेद हो जाएंगे, और जब छेद हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और वो रिकवर नहीं होगा, फिर खाना वाना खा नहीं पाओगे। तो इसलिए ये थोड़े छेद कम करवाने हैं, तो वापस वॉमिट नहीं करनी। चुपचाप क्या पिला देना उसको, और कोई जुगाड़ नहीं है तो कोयला पीसो और पिला दो। अब समस्या ये है, हर घर गैस दे दिए, चूल्हे तो है ही नहीं, कोयले मिल ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, एक आधी ठंडी रोटी रखना घर में, ठीक है, उन रोटी को बढ़िया जला के उसका चूरा करके और पिला देना। फिर कह रहे हो साहब हम तो रोटी नहीं खाते, हम तो ब्रेड खाने वाले हो गए आजकल, तो पिज़्ज़ा की ब्रेड जला दो, ठीक है, पर जला के ही पिलानी है उसको, काला एकदम करके और पीस के। ऐसे नहीं तुम कोई कपड़ा जला के और पिला दो उसमें, ऐवे मत कर देना, ठीक है। हाँ, यूँ नहीं मुंह में जो है काला कपड़ा कोई दुपट्टा पड़ा उसको ठूस रहे हो अंदर, बोले क्या बोलो वही कालो ही है, जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में ये चिलेटिंग एजेंट्स काम में आते हैं, और कुछ नहीं हो तो, और नहीं अगर एल्केलाइन पिया है कुछ भी तो वॉमिट करवा सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये लोग खेत में दवा छाड़ते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, एक भी एल्केलाइन नेचर का नहीं है। कोई भी गए खेत में वो दवा छाटने वाली पी ली मैंने, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसको उल्टी तो नहीं करवानी है। नेक्स्ट, चूहे मारने वाली दवा, ठीक है, कैरोसिन वैरोसिन पी लेते हैं, तो ये सब एसिडिक नेचर में ही आते हैं, इसमें किसी में भी वॉमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर साहब और कुछ नहीं हो रहा, एल्केलाइन आपने पिया और वॉमिट हो ही नहीं रही है, वॉमिट हो करना आसान थोड़ी है, लोग बोलते हैं वॉमिट कर ले, बोले हो ही नहीं रही है मेरे को वॉमिट, तो अपनी उंगली उसके मुंह में ना देनी ऐसे ऐसे करके, बोल ले मैं उंगली देता हूँ तू उल्टी कर ले, ऐसे नहीं देना। खूब सारा पानी पिलाओ उसको, क्या पिलाओ, खूब सारा पानी पिलाओ, तो डाइल्यूट कर दो एक तो उसको, पानी ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और फिर ज़्यादा एब्डोमेन डिस्टेंशन होने लगेगा तो वो अपने आप ही गैग खाएगा, बाहर करेगा वॉमिट, और नहीं तो फिंगर से इंड्यूस करनी चाहिए वॉमिटिंग, ठीक है। बाकी तुम लोगों को पता ही है, कुछ लोग होंगे बुलीमिया वाले, नहीं है, बिंग ईटिंग कोई नहीं करता है, खा के और फिर पतला होने का मन में आता है तब वापस वॉमिट करना। कैसे पता चलेगा कि तुम बुलीमिया के हो या नहीं हो, हाँ, यहाँ हाथ पे उंगलियों पे निशान रहेंगे, ये दांत अटक जाते हैं ना इसलिए, ठीक है, तो बार बार रोज वॉमिट करोगे तो यहाँ पे निशान छपे हुए मिलेंगे। किस क्यों, क्या एक बार मुंह में डाल के देख हाथ ऐसे, यहाँ दांत नहीं लगते हैं, यहाँ मुंह में उंगली जाएगी तभी यहाँ पे, और जब 2-3 बार ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ लगेगा, ठीक है, तो यहाँ दांत छप जाने हैं तुम्हारे। चलो नेक्स्ट, अब डीफेरोक्सामाइन एजेंट दो, हेलो घर जाके कर लेना, इधर रायता मत फैलाना तुम लोग। मेरे अंकल पॉइजन पी लिए, उनको बहुत ट्राई किया वॉमिट कराने का, फिर भी डेथ हो गई। देखो वॉमिट नहीं हुई उसकी वजह से डेथ हो गई, सीखो कम से कम ये काम तो, ठीक है, उल्टी करनी तो सीख जाओ। अच्छा वो मरने के लिए पिया, यूं बोल, सुनो इधर, अरे वो सेंटेंस सही बोल रहा था, वो चूक गया एक शब्द, आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट, अब इधर इधर देखो, इधर इंजेक्शन डीफेरोक्सामाइन दे दिया तो इसका न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो उसको न्यूट्रल कर देगा। नेक्स्ट,
अगर आपने डीफेरोक्सामाइन दे दिया, इसकी एएसटी जो है वो अपने को इनकी तो नहीं करनी होती, पर आयरन की एएसटी कराते हैं, ठीक है। किसी को अगर आयरन देना है आपको, तो आयरन की कुछ फॉर्म्स हैं जो एलर्जिक करती है, ठीक है, रिएक्शन करती है, इसलिए आप कोई भी एंटीबायोटिक लगाते हो तो एएसटी करते हो ना, करते हो ना, हर एक एंटीबायोटिक के पहले एएसटी करनी होती है। अब वो एएसटी का नियम क्या है, लोगों को समझ नहीं आता है कि हर बात में, एक मरीज है उसके कैनुला लगा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, और उसके तुम जाके और आईडी लगा रहे हो, यहाँ पे इंट्राडर्मल रूट से ही तो जाती है एएसटी, तो तुम इंट्राडर्मल सुई घुसाई और फिर किया, चेक किया कि साहब रिएक्शन होगी तो पता लग जाएगी। भाई जब उस आदमी के कैनुला लगा हुआ है तो वो उतनी 0.1 लेके तुम 1 ml में डिजोल्व करो और उसको आईवी दे के देख लो, अगर रिएक्शन होगी तो ऐसे ही पता लग जानी है। तुम उसको छेद क्यों कर रहे हो बार बार, ठीक है, छेद करना तो नुकसान है ना। आईवी इंट्राडर्मल क्यों लगाने के लिए बोलते हैं कि उसके अभी कोई कैनुला लगा हुआ नहीं है और आपको एएसटी करनी है, तो आप एएसटी जो है वो आईडी कर लो, ठीक है, उसके लिए कैनुला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर वो रिएक्शन नहीं करता है देन आप क्या करो, कैनुला लगाओ और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। पर आपको कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको एएसटी के लिए क्या करना है, कैनुला लगाना ज़रूरी है, नहीं। जिसके लगा हुआ है उसमें आप थोड़ी सी मेडिसिन डाल सकते हो, पूरी 1 ग्राम नहीं, जितना डोज है उतना 0.1 उतना ही देना चाहिए, समझ गए। ज़्यादा पता चलेगा इसलिए 0.5 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इतना बड़ा घूमड़ा कर देते हो यहाँ पे फुला के, ठीक है, इतना बड़ा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 0.1 ही एएसटी के लिए यूज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बहुत पेनफुल होता है, क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है। और इनर हाथ के ऊपर जो है ना, वो जितने भी आप लगाते हो स्किन के अंदर, वो बहुत सच में बहुत पेनफुल होता है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए, डोज 0.1 ही देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये तो मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, डीफेरोक्सामाइन देना है। इसके अलावा नेक्स्ट और कौन सा डिसऑर्डर था, कॉम्प्लिकेशन, सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट लिखो सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय सेप्टिसीमिया और व्हाट यू मीन बाय बैक्टीरीमिया। एक मुकेश सर वाला है और एक राजू सर वाला है, बड़न दाप पड़ेगी को नहीं छोड़ो, एक मारा लो आप दोनों तरफ, आधा हटीने, ठीक है। जो तुम्हें पसंद आया, राजू सर का पसंद आया वो रख लो, जिसको मुकेश जी का पसंद आया वो मुकेश जी रख लो। अपना तो कुछ है ही नहीं, अपने पास एक ही हथियार है, नटिया न फंद घटिया कदम। चलो मिटा दो सेप्टिसीमिया। चलो सुनो, बैक्टीरीमिया एंड सेप्टिसीमिया जो क्लिनिकली वर्ड यूज करते हैं उसके लिए सीधा सा मतलब है तो दोनों, देखो इसके पीछे भी ईमिया है, इसके पीछे भी ईमिया है दोनों इन्फेक्शन है। ये भी किसी न किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, क्या है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और ये भी किसी न किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। यहाँ पे बैक्टीरीमिया का मतलब है कि एक सिंगल बैक्टीरिया काम कर रहा होगा, इसलिए अपन इसको बैक्टीरीमिया बोलते हैं, एक स्पेशल पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सेप्टिसीमिया का मतलब है द मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, और मल्टीपल बैक्टीरिया भी नहीं है तो एक ही बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशंस हो गए, क्या हो गए, एक ही बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशंस हो गए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया बोलते हैं। पर अगर एग्जाम में कुछ भी आए, चाहे बैक्टीरीमिया आए चाहे सेप्टिसीमिया आए, दोनों को एक ही कंसीडर करना है, आपको ज़्यादा ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अगर ब्लड चढ़ाते हुए बैक्टीरीमिया हुआ, इसका मतलब भी बैक्टीरिया गया है और वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा। और सेप्टिसीमिया का मतलब भी क्या है, बैक्टीरिया तो गया है पर मल्टीप्लिकेशन कुछ ज़्यादा हो गया है। मतलब दोनों में फ़र्क क्या है, बैक्टीरिया तो गया ना, तो बस यही इसका मतलब है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, अब बैक्टीरीमिया और सेप्टिसीमिया का तुम्हें क्या बताया वो बता दो। कौन बतायो, ये मुकेश सर वाला है, राजू सर कहीं गए हो, याद ही नहीं रही हो। तो बात तो एक ही है भाई,
रामायण तो एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्या मतलब है? सुनो इधर, बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस आया आपकी बॉडी में, ठीक है, एंट्री करके जब इन्फेक्शन करना चालू करेगा वो बैक्टीरिया। अगर जब तक लड़ेगी बॉडी भी तो कुछ फाइट करेगी, और नेक्स्ट जब ये एक ही बैक्टीरिया आगे आगे मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, मतलब आगे आगे और कॉलोनी डेवलप कर रहा है, तो वो ये सीवियर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बैक्टीरिया कम इन्फेक्शन हो सकता है और सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा है। दूसरा, जब कभी भी आपने डेथ का एक येलो फॉर्म देखा होगा, ठीक है, डेथ आईसीयू में डेथ होती है या कहीं पे भी डेथ होती है, उसमें एक कारण जरूर लिखते हैं, ठीक है, डेथ ड्यू टू सेप्टिसीमिया। हर एक डेथ का एक ही रीजन होता है, सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया और इंसान क्या हो गया, मर गया। देखना कभी जो डीसी भरते हैं ना पीले पन्ने की, उसमें एक ही कारण लिखते हैं, ये सेप्टिसीमिया, ठीक है। सेप्टिसीमिया में हुआ क्या कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, साहब हमारे से ठीक नहीं हुआ, और बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ग्रो कर गया बॉडी के अंदर कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गई सेप्टिसीमिया की वजह से, ठीक है। उसका किडनी फेल हो गया, उसका जो है वो हार्ट फेल हो गया, और लास्ट में क्या आया, कार्डियक अरेस्ट आया और उससे डेथ हो गई। यही तो होता है। और क्या हुआ, किसी के किडनी में इन्फेक्शन होता है तो क्या आदमी मर जाता है? नहीं मरता है। वो किडनी तो गई जो ठीक है, पर वो किडनी अब किसके ऊपर इफेक्ट डालना चालू करेगी, हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालना चालू करेगी, और लास्ट में हार्ट जो है वो थक जाएगा, फिर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट आएगा, और फिर क्या करेगा, ब्लड जब पंपिंग होना बंद हो जाएगा तब अपन उसको बोलेंगे ठीक है साहब ये अब चला गया है। बाकी तो ब्रेन मरता है तो आदमी जिंदा रहता है, सही है या नहीं? किसी के सर में चोट लगी और वो कोमा में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, ब्रेन डेड हो गया, तो उसका हार्ट तो काम कर रहा है, उसकी किडनी काम कर रही है, तो वो मरा थोड़ी है, ठीक है। उसको अपन मरा हुआ नहीं बोलते, अपन यही बोलते हैं कि वो कोमा में चला गया या अनकॉन्शियस हो गया, ब्रेन डेड है, पर बाकी वाले ऑर्गन सभी काम कर रहे हैं, राइट। पर अभी उसको रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है उसको एक मशीन की, जो मशीन क्या कर सके, उसका ब्रेन का काम को संभाल सके, इसलिए अपन उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। ऐसा जिस किसी का ब्रेन डेड होता है वो बिना वेंटिलेटर के कभी नहीं रहेगा, वो हमेशा किस पे रहता है, वेंटिलेटर पे ही रहेगा। और वेंटिलेटर पे फिर थोड़े दिन में इन्फेक्शन लगने चालू होता है, फिर वैप डेवलप होता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया हुआ, और थोड़े दिन में निमोनिया हुआ के मरा जाता है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर। तो बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया ब्लड से क्यों होता है? क्योंकि एक तो होता है प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ। और अपन ने क्या कहा था, नॉर्मल टाइमिंग कितना है, 4 घंटे, तो मोर देन क्या हो गया, 4 आवर्स आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, इसकी वजह से क्या हो गया, सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया के चांसेस हुए। नेक्स्ट, अब ऐसा हुआ तो क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, फीवर आएगा, या फिर क्या हो सकती है, चिल्स हो सकती है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका और क्या सिम्टम होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ और ये सिम्टम्स आने लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट ढूंढना पड़ेगा। और मैनेजमेंट क्या करोगे, क्या मैनेजमेंट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। पर इसके पहले आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉलो एसेप्टिक प्रिकॉशन। कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, एसेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। इसका मतलब है ग्लव्स पहन के काम करना है, स्टेराइल तरीके से काम करना है। ऐसे नहीं किसी और मरीज के पास गए और यहाँ का इन्फेक्शन लेके तुम ब्लड के साथ हैंडल कर रहे हो, वो भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे भी एनीमिया का मरीज तो जो है वो इन्फेक्शन को लेने वाला ही होता है, क्योंकि उसकी तो ऐसी इम्यूनिटी नहीं है। जिसका ब्लड ही अच्छा नहीं है या कम है उसका, तो उसको तो ऐसे भी क्या हो रहा है, ऐसे भी इन्फेक्शन को वो तो पकड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, एसेप्टिक प्रिकॉशंस हमेशा आपको फॉलो करना है, राइट। और कौन सा है डिसऑर्डर, कॉम्प्लिकेशन, हेमोलाइटिक रिएक्शन। पहले इसको लिख दो तुम,
जल्दी लिखो। अब कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, वो एंटीबायोटिक हम कल्चर करवा के पता करेंगे, ठीक है। हाँ, या एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है कि तुम्हें परीक्षा में कोई पूछेगा कौन सी एंटीबायोटिक दोगे। TIBC का मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, सेप्टिसीमिया जो है वो डिलेड का ज़्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, डिलेड में हमेशा आंसर जो है वो सबसे बढ़िया यही आंसर है, सेप्टिसीमिया। ठीक है, एक किताब है जिसमें गलत लिखा हुआ है, तूने जहाँ पढ़ा हुआ है जहाँ गलत लिखा हुआ है वो। ठीक है, किताब अटीला वाड़ लिखी उड़ा। तीसरा सवाल, पीपीटी में दिया हुआ है तो वो भी जो है वो आंसर गलत लगा हुआ है, सेप्टिसीमिया। यही तो बोल रहा हूँ, उसका आंसर सेप्टिसीमिया ही करना है। हाँ, उसका रीज़न भी अलग दिया हुआ, हीमोसिड्रोसिस, और ठीक है गलत रैशनल है उसका।
अरे लिखो भैया, चेंज हो गई स्लाइड। इन्फेक्शन तो कोई भी हो सकता है भाई। सेप्टिसीमिया में तो पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया का ही है, ठीक है। तो ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसके लिए वर्ड सेप्टिसीमिया यूज करते हैं। बाकी तो अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो उसको अपन हेपेटाइटिस कहेंगे, ठीक है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ उसको अपेंडिसाइटिस कहेंगे, और ब्लड में हुआ है इसलिए सेप्टिसीमिया कहते हैं उसको। मैथ्स की क्लास कब लगेगी? रीजनिंग की बिल्कुल लगाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी लगाएंगे। पढ़ाना ही पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग भाई। 5 सवाल से 10 सवाल तो आते ही आते हैं। डन। चिल्स का मतलब होता है कंपी लग के बुखार आना, दूधनी छूटना। डन। चलिए हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन में अपन ने 2 पार्ट किए, ठीक है। रिएक्शन 2 तरह की हो सकती है, या तो रिएक्शन कैसी होगी, इमीडिएट होगी, या रिएक्शन कैसी होगी, डिलेड होगी, राइट। अगर आपका ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है उसको इमीडिएट कहते हैं, और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी रिएक्शन होगी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, वो आपका डिलेड में होगा, ठीक है। वो आपका रिएक्शन बाद में हो रहा है, इसका मतलब है इमीडिएट तो नहीं हुआ, कंपोनेंट तो पूरा चढ़ गया, उसके बाद में रिएक्शन है वो सब डिलेड है। अगर इमीडिएट रिएक्शन हुई तो सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा? यस, सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो चिल्स आएगा, फीवर नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहले जो सिम्टम दिखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? चिल्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका पेशेंट बैक पेन की कंप्लेन करेगा। किसकी कंप्लेन करेगा? बैक पेन की कंप्लेन करेगा। फिर नेक्स्ट आपका जनरलाइज्ड वीकनेस लगेगी उसको। क्या लगेगी? जनरलाइज्ड वीकनेस लगेगी। उसका जो है वो ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी में जो है वो दर्द हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर किसी पेशेंट को आप ब्लड चढ़ा रहे हैं और वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरा बैक पेन हो रहा है, क्या हो रहा है? बैक पेन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप करना चाहिए क्योंकि वो ब्लड की रिएक्शन है। नेक्स्ट, अगर आपका ब्लड चल रहा है और पेशेंट यूरिन तो करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो 4 घंटे के लिए बिना यूरिन किए हुए बैठेगा। 1 घंटा आपने ब्लड चढ़ाया और उसको हेमेचूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है? हेमेचूरिया हो रहा है, तो भी वो ब्लड की रिएक्शन ही है, ठीक है। आपको इमीडिएटली क्या स्टॉप करना पड़ेगा? ब्लड स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। कोई भी कह रहा है कि एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है एंड पेशेंट कंप्लेनिंग फॉर द बैक पेन, ठीक है, या फिर उसके यूरिन के अंदर जो है वो हेमेचूरिया हो रहा है, ठीक है। हेमेचूरिया क्या है? हेमेचूरिया, ठीक है। हीमो का मतलब क्या है? ब्लड, और यूरिया इसका मतलब क्या है? यूरिन के अंदर क्या है? ब्लड है, उसको हेमेचूरिया कह रहे हैं। ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
पर अगर डिलेड के सिम्टम्स की बात करें, किसकी बात करें, डिलेड की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा और नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, जॉन्डिस दिखेगा। बाकी केस में जो है वो जॉन्डिस नहीं दिखेगा, राइट। जैसे जैसे आपका डिलेड रिएक्शन होगी उसमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए उसमें एक वर्ड का ध्यान रखना है, हीमोलाइटिक रिएक्शन तो हुई है, वो इमीडिएट पूछ रहा है या डिलेड पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर करना है। अगर इमीडिएट है तो आपको सबसे पहले ये चिल्स और बैक पेन ये ढूंढना है, और अगर लेट है तो आपको फीवर और जॉन्डिस ढूंढना है, ये ध्यान रखना। जल्दबाजी में ये मत समझ लेना वो लेट पूछ रहा है और तुम क्या लिख रहे हो, इमीडिएट लिख रहे हो। इसलिए इन सवालों को थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये रिएक्शन हुई अब आप क्या करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट चॉइस जो है वो है स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले स्टॉप करना है। ऑप्शन जो है वो अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। नर्स उसको स्लो कर देगी, ठीक है, नर्स जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, नर्स पहले वाइटल साइंस ले लेगी, ठीक है। तो ये कोई आंसर नहीं होगा, एकमात्र आंसर है, ठीक है। क्या करना है, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर स्टेप और हर जगह का आंसर भी स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, वो अगला वाला कह रहा है कि एक पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा है और फिर वो आगे खुद ही लिख रहा है, ठीक है, कि उसको ब्लड की रिएक्शन हो गई, नर्स ने ब्लड को स्टॉप कर दिया। अब अगला स्टेप नर्स का क्या रहेगा, और पहला ही स्टेप लिखा हुआ था स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अपन फिर भी स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आते हैं। बात समझ में आई? तो एक बार ब्लड स्टॉप हो गया तो दो बार नहीं करना है, उसका अगला स्टॉप करना है। तो स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लश विथ NS। कौन सा NS? 0.9% NS से फ्लश करना है। इसके बाद क्या करना है, वाइटल्स लेने हैं। क्या लेने हैं? वाइटल्स लेने हैं, वाइटल साइंस लो। फिर क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। किसको इन्फॉर्म करो? इन्फॉर्म टू डॉक्टर साहब, इन्फॉर्म टू डॉक्टर और फिजिशियन है क्या, साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तो फिर भी ठीक है, डॉग साहब वाला जो है वो काम गड़बड़ है। चलिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। अब क्या कहेगा, जो भी मेडिसिन एडवाइज की है, ठीक है, चाहे इंजेक्शन एविल किया है, ठीक है, या फिर आपका इंजेक्शन डेक्सोना किया है, जो भी किया है एडवाइस, वो आपको मेडिकेशन देनी है, राइट। जरूरी नहीं है कि वो एविल ही दिलाए, ये भी जरूरी नहीं कि वो डेक्सोना दिलाए। कुछ लोग सिर्फ एविल दे के रुक जाते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ लिवोसिट्राजिन दिला के रुक जाते हैं। तो वो अलग अलग ड्रग्स जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आपका ये दे दिया, इसके बाद सैंड BT सैट एंड बैग टू ब्लड बैंक। कहाँ भेजना है? ब्लड बैंक भेजना है। वापिस वो खून भले ही जो है उसमें 10 ml ही बचा हुआ क्यों नहीं हो, वो भी लेके वापस कहाँ भेजना है? ब्लड बैंक भेजना है। तुम लिखोगे तो सही ना, उस फॉर्म में लिखा हुआ था अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई उस समय के वाइटल्स क्या थे, ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई उसमें मरीज की कंडीशन क्या थी, और ब्लड कितना जा चुका था और कितना बाकी बचा हुआ है, वो सब लिख के वो पेपर, वो आपके जो भी ट्यूबिंग है उन सभी ट्यूबिंग्स को वापस क्या करना है? ब्लड बैंक भेजना है। अब नेक्स्ट आपके पीछे क्या बचा हुआ है कि साहब अब मरीज के अंदर जो रिएक्शन हुई तो आप क्या करेंगे? उसका ब्लड कल्चर भी भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ब्लड कल्चर एंड उसका यूरिन कल्चर भी भेजेंगे, राइट। रिएक्शन हुई है तो दोनों कल्चर में फाइंड आउट करेंगे, पर इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है? यूरिन कल्चर वाली ज़्यादा बेटर चीज़ है। नेक्स्ट आपका अब पेशेंट में रिएक्शन देख लो कि जो आपने एविल डेक्सोना लगाया उससे रिलीफ आई या नहीं आई, नहीं तो उसके आगे का फर्दर मैनेजमेंट करो। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, लखी दो।
सुनो, अगर किसी को डिलेड रिएक्शंस हुई है तो उसका आप क्या करोगे? तो डिलेड में देखो फीवर आ रहा है, फीवर में आप क्या है, स्टॉप करोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को? नहीं ना। तो फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दोगे। कितना फीवर है? नेक्स्ट आपको जॉन्डिस हो रहा है तो जॉन्डिस का मैनेजमेंट करो, ठीक है। तो ये तो जो नाम लिखे हुए हैं उसका मैनेजमेंट होगा। भाई किसी को वॉमिट हो रहा है तो एंटी एमेटिक ड्रग दोगे, राइट। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो जो पैटर्न में आ रहा है उसको ट्रीट करेंगे उस तरह से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर रिएक्शन होगी तो हेमेचूरिया होगा, क्योंकि रिएक्शन जो होती है उसका एंडिंग जो है वो टॉक्सिन्स जो रिलीज होंगे वो किडनी से रिलीज होंगे। तो अगर कभी भी आपको रिएक्शन होगी और आपका बैक पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें किडनी के अंदर ही वो रिएक्शंस होती है, हो जाएगी। हाँ, यस, डन। नेक्स्ट स्लाइड हो गई, लिखो तुम लोग। भैया बता दिया सभी लोग, एक बार कान खोल के सुन लो। बैक पेन हो रहा है इसका मतलब है रिएक्शन हुई है, और वो रिएक्शन किडनी पे ही होती है, ठीक है। हीमोलाइटिक जो रिएक्शन होगी वो किडनी पे होगी, और उसके एंड प्रोडक्ट में जो बाहर आएगा वो क्या आएगा? यूरिन में ब्लड होगा, हेमेचूरिया होगा। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम लोग सब ये देखते हो मैंने तो इतने खून चढ़ाए, कभी मैंने तो हेमेचूरिया नहीं देखा। पर ये जरूरी नहीं है कि तुमने जो नहीं देखा वो होगा नहीं, ठीक है। तुमने पृथ्वी को घूमते हुए भी तो नहीं देखा, पर घूमती तो है। हाँ, हॉस्पिटल मुझे जाना नहीं, केस मुझे देखना नहीं, और ये हुआ कैसे, ये बताओ। हाँ, काम भली करूँ नहीं करूँ, बाकी रुपया बस आने चाहिए। डन, नेक्स्ट। अरे बैक पेन का मतलब है वही किडनी वाला पेन। किडनी जो है वो रेट्रोग्रेड होती है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। एडवाइस लिखा है फिफ्थ मैनेजमेंट में, इंजेक्शन एविल, और नेक्स्ट लिखा है इंजेक्शन डेक्सोना। एविल का कंपोनेंट क्या है? फिनेरामाइन मैलेट। कौन बोलेगा? फिनेरामाइन मैलेट। डन, नेक्स्ट। ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर भेजना है। डन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए, अब किसी को अगर दुख दुविधा है, परेशानी, समस्या कुछ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग तो बताइए। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछो, और नहीं पूछना है तो फिर आगे चलते हैं। मेरे को जितनी समस्याएं लग रही थी वो मैंने बता दी। अब आई मारूं पूछना है और कई समस्या हो सके, आप बता दो। तो TIBC क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब है आप आयरन तो खा रहे हो, ठीक है। सेम खेल है रे। लोग बोलते हैं कि साहब खाना तो मैं खूब खाता हूँ,
इस पड़ोसी से ज़्यादा खाता हूँ पर मेरे तो लग ही नहीं रहा है, और ये भाई जो है वो खाना कम खाता है फिर भी ये फूलाया जा रहा है। सेम है, अगर आप आयरन खा रहे हो और आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो आयरन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपन उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो यूज़ में कितना आ रहा है, उसको तो TIBC से काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ भैया, देखो भैया बैक्टीरिया के अंदर जो है इन्फेक्शन ही हुआ है किसी बैक्टीरिया का। भैया अगर ब्लड बैग लगा हुआ है और मैं 4 घंटे से ज़्यादा लगा के रखूँगा तो उसमें ऑब्वियस बात है उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया घुसेंगे, तो उसको ही बैक्टीरीमिया बोलते हैं। बैक्टी का मतलब बैक्टीरिया की वजह से ब्लड में हो रखा इन्फेक्शन इज बैक्टीरीमिया। सेप्टिसीमिया जब सेप्सिस होता है, सेप्सिस बोलते हैं ना, जब इन्फेक्शन हो जाता है उसको सेप्सिस कहते हैं। तो वही बैक्टीरिया आगे आगे मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे तो उसी को अपन सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं है, आपके परीक्षा में आंसर एक जैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। चलो, पर आवर कितने ड्रॉप्स ब्लड देंगे? भैया ब्लड जब आता है आपके पास में तो अमाउंट लिखा हुआ आता है, ठीक है, और अमाउंट लिखा हुआ है और आपको टाइम भी लिख के देते हैं कि आपको 4 घंटे में देना है। तो 250 ml को 4 घंटे में देना है तो डिवाइड करके देख लो कितने में देना है। समझ आई नहीं आई? एफएपी जो है स्टोरेज टाइम, एफएपी जो है वो आपको 15 से 20 दिन के अंदर यूज करनी है, 15 to 20 डेज, ठीक है। नेक्स्ट एफएपी को भी 15 मिनट के अंदर चढ़ाना है, जो भी एक बैग में एफएपी आएगी उसको ट्रांसफ्यूज करना है 15 मिनट्स में। किसका? मैंने आयरन पढ़ाया? इधर सुनो, आयरन का इंजेक्शन पहली बात मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। दूसरी चीज, आयरन का इंजेक्शन कब लगाएंगे, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कब लगाएंगे। जब मैं पढ़ा ही नहीं रहा तो मैं क्यों बताऊंगा आयरन का इंजेक्शन। अब मैं आयरन का इंजेक्शन बताऊंगा तो ये क्यों चढ़ाते हैं आयरन का इंजेक्शन, फिर मैं उसकी कॉजेज बताऊं, फिर तुम बोलोगे ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो ये सारे बताने पड़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आयरन जिसमें कम हो जाता है, ठीक है, उसको आयरन देने की ज़रूरत है। आयरन में टैबलेट फॉर्म जब कभी भी आप दोगे उसके पहले उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि उसके लीवर में जाके वो स्टोरेज हो जाए, क्या हो जाए, स्टोरेज हो जाए आयरन। तो होगा क्या, आप जो डेली टैबलेट खाते हो वो तो डेली रिक्वायरमेंट के लिए टैबलेट है, बात समझ रहे हो, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ एनर्जी सेव्ड है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके सेट है। अब आप क्या कर रहे हो, रोज खाना खा रहे हो ना, किस लिए खा रहे हो, रोज जितनी कैलोरी की जरूरत है इसलिए खाना खा रहे हो। एक दिन आप अगर भूखे रहोगे तो आप मरोगे तो नहीं, पर वो क्या रहेगा, बॉडी मरने नहीं देगी, इसलिए नहीं देगी कि वो ग्लाइकोजन जो स्टोर पड़ा है उसको वो किस में बदलेगी, ग्लूकोज में बदलेगी, और क्या करेगी, आपको एनर्जी देगी। तो अपन वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, टैबलेट किसी को चल रही है फिर भी अपन 1-2 इंजेक्शन लगाते हैं, उसको 2 आयरन के इंजेक्शन तुझे खाने, वो उसका रिजर्वेशन है, ठीक है, वो उसको सोर्स के रूप में जो है वो स्टोर करके रखेगा। और किसी दिन आप में बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो उस पेशेंट को किसी सीरियस रिएक्शन की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो स्टोर्ड होगा, वो काम में आ जाएगा, इसलिए वो स्टोरेज रखने के लिए अपन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और टैबलेट आपको रूटीन खानी चाहिए, राइट। और जितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों को भी, ठीक है, आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो रखे हैं, उन सभी लोगों को जो है वो आयरन की टैबलेट खानी चाहिए। और आयरन की टैबलेट के कोई पैसे ना लग रहे, सब जगह पे अवेलेबल है आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट आपकी आंगनवाड़ी में अवेलेबल है, आपके सब सेंटर पे अवेलेबल है, PSC CSC सब जगह पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग आहार देते हैं ना आपके इस पे आंगनवाड़ी में, वो आहार सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ो कभी, ठीक है। इतना प्रोटीन तो तुम तुम्हारे पैसे खर्च करके भी नहीं खाते हो, उतना प्रोटीन उसके अंदर है। पर अपन करते क्या है, अपन उसको तो फेंकते हैं, गाय भैंसों को खिलाते हैं, और अपन जो है वो मार्केट का कचरी चीज़ें लेके आके और अपन खाते, ठीक है। फास्ट फूड अभी भी आगे सर्वाइव करना चाहते हो तो रिमूव योर फास्ट फूड फ्रॉम योर डाइट, ठीक है, हटा दो, और शुगर खाना बंद कर दो। घोल घोल के जितनी चाय पी रहे हो ना,
ये सभी टॉक्सिन्स हैं, ये सभी आपके लिए जो है वो जहर का काम करेंगे। एक्सेसिव ओबेसिटी का कारण सिर्फ शुगर है, मैदा नुकसान करने वाला है। आपने अगर एक आप फैक्ट देखोगे ना, गेहूं इंडिया का खाना ही नहीं है, ठीक है। इंडिया का खाना जो है वो चावल है, ठीक है, और आपकी ये है मैज है, मकई जो है वो खाते हैं, और दूसरा बाजरा है वो खाते हैं, ठीक है, मिलेट्स। तो ये चीज़ें तो अपन ने छोड़ दी, फॉरेनर सभी ये चीज़ें खाते हैं और अपन सारे उठा के जो है वो ये कचरा खा रहे हैं। और इंडिया में एक भी इंसान को पहले ना हाइपरटेंशन था, ना कार्डियक एपिसोड थे, कुछ नहीं थे। और ये सब लोग अपन एक ही रूटीन है, भाई साहब संडे है, बाहर खाना है और फास्ट फूड खाना है, ठीक है। घर में और चीज़ें भी बना के तुम लोग खा सकते हो, उनकी अलग अलग रेसिपीज़ बना के खा सकते हो, पर अपन सब छोड़ रहे हैं। और इसी का कारण है कि तुम्हें मोटापा हो रहा है, इसी का कारण है तुम्हें डिजीज़ हो रही है, और फिर अपन घूमते फिर रहे हैं। तो डाइट को सुधारो, सब कुछ सेट हो जाना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाइटल साइंस, जल्दी जल्दी। भैया एक यूनिट से कितनी एसडीपी निकल सकती है? तो एक एसडीपी, एक यूनिट अगर ब्लड तो एसडीपी नहीं निकालते, उससे डायरेक्ट ही एसडीपी जो है वो निकाली जाती है। ये लाइव डोनर से लिया जाता है एसडीपी, और आरडीपी स्टोर्ड ब्लड से निकाली जाती है। हाँ, एविल्डेक्सोना साथ में दे सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाइटल साइंस। एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स क्यों देना है? दे सकते हैं, रिएक्शन नहीं होगी। पर दूसरी चीज, एक चीज सुनो, इधर सुनो रे, अगर एंटीबायोटिक पोटेशियम चल रहा है और आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दे सकते हैं क्या? रिएक्शन होगी क्या? कुछ रिएक्शन नहीं होगी, दे सकते हो। पर मेन चीज सुनो, अगर आप पोटेशियम ट्रांसफ्यूज किसी को कर रहे हो, तो पहली चीज तो है कि पोटेशियम हमेशा सेंट्रल लाइन से जाना चाहिए। किसे जाना चाहिए? सेंट्रल लाइन से, पेरिफेरल लाइन से नहीं देते। दूसरा, अगर पेरिफेरल लाइन से दिया तो वो क्या कॉज करेगा? वो फ्लेबाइटिस कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट चीज, तुमने कंसंट्रेशन वाला तो पोटेशियम यूज किया है, ठीक है, और कंसंट्रेशन वाली क्या है? एंटीबायोटिक्स है। वो दोनों साथ में जाएगी तब पेशेंट को सीवियर पेन करेगा। क्या करेगा? सीवियर पेन। इसलिए इन सभी चीज़ों को साथ में नहीं देना चाहिए, अलग अलग देना चाहिए या डाइल्यूट फॉर्म में देना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप जो है, तुमने फार्मा में पढ़ा नहीं, ये ड्रग इस ड्रग के साथ नहीं जाएगा, ये ड्रग इस ड्रग के साथ कॉम्पिटिबल नहीं है, ठीक है, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। कुछ ड्रग को आप जैसे किसी के साथ मिलाओगे तो क्या हो जाता है? दूधिया कलर हो जाता है, उसमें प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो इन दोनों के साथ में जो है वो कॉम्पिटिबल नहीं है। तो इन ड्रग्स को आपको ध्यान रखो, कौन कौन से ड्रग्स को दे सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लड डोनेशन 11 से ऊपर में कर सकते हो, ठीक है, 12 ग्राम नहीं। 12 ग्राम ऑप्शन में 11 है ही नहीं, इसलिए 12 दिया होगा, ठीक है। 11 दिया हुआ है तो 11 होगा, ठीक है, 11 है तो 11 होगा। हाँ, अगर 11 नहीं है तो 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सवाल, अरे जो सवाल तुम कह रहे हो उसमें ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है, उसमें 12 दिया हुआ है। 11 दिया हुआ है तो भी 11 करना है, 12 नहीं करना है, समझ गए? सुनो इधर आगे, नेक्स्ट। हेलो, इधर आ जाओ। वाइटल साइंस, कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं? बोलो। टेम्परेचर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, सुनो। वाइटल साइंस को ही क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन बोलते हैं। कौन कौन से वाइटल साइंस है?
टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन। पेन जो है वो कौन सा है? फिफ्थ वाइटल साइंस है। एक समस्या आएगी, फिफ्थ वाइटल साइंस जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स को भी अपन फिफ्थ वाइटल साइंस में मानते हैं। साहब उसको रिएक्ट करके देखो लाइट के साथ में डायलेट होता है या नहीं होता। फिफ्थ वाइटल साइंस जो है कॉर्नियल जो रिफ्लेक्सेस देखते हैं या फिर आपके प्यूपिल रिएक्शंस जो देखते हो, तो प्यूपिल रिएक्शन फिफ्थ वाइटल साइंस में आती है। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी नॉर्मल पेशेंट में फिफ्थ वाइटल साइंस हमेशा क्या होगा? पेन होगा। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आप पढ़ेंगे सबसे पहला जो हेडिंग डालना है वो क्या है? टेम्परेचर। कि बॉडी में टेम्परेचर क्या सीन है, ठीक है, क्या मतलब होता है टेम्परेचर का, डेफिनेशन क्या है, व्हाट यू मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको कहोगे? हेलो, फीवर नहीं पूछा, टेम्परेचर क्या है, फीवर की डेफिनेशन दे रहे हो। पूछे तुम्हें पापा का नाम, बताओ तुम मम्मी का नाम, बोलो टेम्परेचर क्या है, बस निबड़ गए सब। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का बैलेंस, और बैलेंस है तो कितना बैलेंस रहेगा? द डिफरेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस इज नोन एज टेम्परेचर। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कितना लॉस हो रहा है, जो पीछे बचा वो क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन, क्या नहीं लिखा है? हम रेडी? इतनी गलतियां निकालनी सीख जाओगे तो न्याल हो जाना है। चलो, पी नहीं लिखियो, पी लिख दिया, अभी ठीक है मैडम। चलो, हाँ ठेठ आगे जाएगी, हटा वाला हम के। सुनो अब, टेम्परेचर तो क्या है? इट इज बैलेंस आफ्टर थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, ठीक है। ये होम्योस्टैसिस बनाने के लिए है। क्या है? होम्योस्टैसिस बनाने के लिए। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना जरूरी है। अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका लॉस होना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो होम्योस्टैसिस जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम, राइट। ये आपका बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। चलिएगा नेक्स्ट, तो बैलेंस आफ्टर थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस इज टेम्परेचर। तो थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ थर्मोजेनेसिस, क्या मतलब है? थर्मोजेनेसिस। तो जेनेसिस इस वर्ड के पीछे लगा, थर्मो का मतलब टेम्परेचर है, इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें, इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। तो लाइसिस किसी वर्ड के पीछे आए, इसका मतलब है लॉस है, तो अपन कहेंगे लॉस ऑफ हीट, ठीक है। आपकी बॉडी से जो है वो हीट जा रही है। तो कुछ तरीके थर्मोजेनेसिस के होंगे और कुछ तरीके थर्मोलाइसिस के होंगे। हीट प्रोड्यूस हुई, हीट लॉस हुई, जो पीछे बचा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। किसी दिन हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई और लॉस कम हुई तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। किसी दिन प्रोडक्शन कम हुआ और लॉस ज़्यादा हो गया तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो ये तो दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एक और ध्यान रखना है कि थर्मोजेनेसिस का कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? थर्मोजेनेसिस का या फिर थर्मोजेनेसिस जो अपन कह रहे हैं, इसका मतलब हीट का रेगुलेटिंग सेंटर। हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हीट का रेगुलेटिंग सेंटर है। दूसरा, हाइपोथैलेमस में भी दो है, एक है आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस
और एक होता है आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो अब यहां से इस पी पे ध्यान रखना है कि ये किसके काम करेगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए काम करेगा। इसका मतलब ये है कि इसको अपन थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। और यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि आपका लॉस ऑफ हीट हो रहा है और इसमें आपका थर्मोलाइसिस बोलेंगे, राइट। बात समझ में आई। पी से पी ध्यान रखना है, इस पी से, ठीक है, प्रोडक्शन। तो कभी भी हीट का प्रोडक्शन होगा वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होगा। किससे होगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होगा। और लॉस किससे होगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि थर्मोजेनेसिस के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो आपको लिखना है वेज ऑफ थर्मोजेनेसिस, कौन कौन से तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये तरीके आपको पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका कौन सा है हीट प्रोडक्शन का, हीट प्रोडक्शन का पहला तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगी, राइट। नेक्स्ट, तो खा क्या रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट जब खाओगे, प्रोटीन खाओगे और नेक्स्ट क्या खाओगे, फैट खाओगे। ये तीन चीज़ें हैं। अब अगर कह रहे हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया तो वो कितनी किलो कैलोरीज देगी या हीट प्रोड्यूस करेगी, तो 4 किलो कैलोरी। और नेक्स्ट आप 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन खाओगे तो भी 4 किलो कैलोरी देगी। और नेक्स्ट आपका 1 ग्राम फैट खाओगे तब क्या होगा, 9 किलो कैलोरी होगी। अब जितना कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट में खा रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे अपन कहते हैं कि एक इंसान सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है। क्या जी रहा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, घर में पड़ा है सिर्फ, ठीक है, उठता है, खाता है और फिर बैठ जाता है, ठीक है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे इंसान को कितनी किलो कैलोरी खानी चाहिए, हाँ लगभग रफली बता दो, 2110। इतना परफेक्शन की जाने की जरूरत ना है, ठीक है, लगभग 2000 से ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है। तो 2100 के करीबन आ गई। नेक्स्ट, सेडेंट्री, सिर्फ कोई काम दाम नहीं है उसके पास में, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, सिर्फ घूमो फिरो कहाँ पे, मॉल में, और वापस घर आके सो जाओ। घर से गाड़ी में जाओ, आगे जाके एक्सीलेटर यूज़ करो, ठीक है, कपड़े पहनाए, वापस आए और घर पे आगे बिस्तर पे सो गए। ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। चलिए नेक्स्ट, अब कोई भी आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि साहब इस इंसान ने कितनी कैलोरीज ली है, और वहाँ जाके तुम्हारा ये ज्ञान जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने सीधा कैलोरी पूछ लिया ना आपसे। अब आप कहोगे यार ये कह रहा है मेरे को कि इसने 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, इतना प्रोटीन खाया, इतना फैट खाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये कितनी कैलोरी खाई। तो ये ज्ञान इसी से लेना है, यहीं से, ठीक है। अगर कितना ग्राम खाया है वो बता देता है तो आपको कैलकुलेशन आगे करनी होती है। एक तो हीट प्रोडक्शन इससे हुआ। दूसरा हीट प्रोडक्शन का तरीका कौन सा है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, राइट। ये जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड है वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपने डाइजेस्ट तो किया, आगे जाके ये सब एब्जॉर्प्शन होते हैं, तब उसकी स्पेशलिटी क्या है, कितने % एब्जॉर्ब होंगे और आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके देंगे, उसको स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं। तो प्रोटीन का स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन कितना है और मिक्स डाइट का कितना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन का और 12% होता है आपका मिक्स डाइट का। नेक्स्ट, थर्ड जो है वो है एक्सरसाइज। कौन सी है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हीट का प्रोडक्शन होता है ना, चलोगे फिरोगे तो बॉडी में क्या रहेगी, हीट आती है। तो ये एक्सरसाइज भी क्या करता है, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। ये भी किसको बढ़ा रही है, हीट प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी क्या कर रही है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा रही है। पता नहीं कि स्ट्रेस दे देता है तो तुम्हारी बॉडी में जो है वो गर्म
भापें निकलने लगती है, ठीक है। क्यों निकलने लग रही है? क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन को यूज़ कर लिया, एक्सेस स्ट्रेस। नेक्स्ट आपका कोई भी ग्लैंड्स है, क्या है? कोई भी ग्लैंड्स, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड अगर है, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, इनके हार्मोन अगर रिलीज हुए तो भी जो है वो हीट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। थायराइड ग्लैंड जो है वो किसके लिए? मेटाबॉलिक के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। बीएमआर जो होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड कौन सी है? थायराइड है। और थायराइड ही रेस्पॉन्सिबल होती है फर्टिलिटी के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? अगर किसी की थायराइड ग्लैंड में अल्ट्रेशन है तो वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो लोग पहले केस को ट्रीट करवाते हैं, थायराइड को ट्रीट करवाते हैं। थायराइड आसानी से ट्रीटेबल है, सभी मेडिसिन हैं। मोस्टली लोगों को, 80% लोगों को, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो आपका थायरोनॉम नाम की टैबलेट आती है, वो टैबलेट खाओ और ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स किस में होता है? एड्रिनल ग्लैंड वाले में ही तो होता है। तो ये भी आपके लेवल को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो इन दोनों में ही ग्लैंड में क्या करता है? टेम्परेचर रेज होता है। नेक्स्ट आपका और कोई चीज़ जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा हो, जिससे हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो? वेदर। वेदर का मतलब यह है कि अगर समर है, ठीक है, तो अपन कह रहे हैं हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर विंटर है तो टेम्परेचर ऐसे भी क्या होना है? डाउन होना है। एक नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल फिनोमिना क्या कहता है कि साहब आपका बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग में अलग अलग होता है। क्या होता है? मॉर्निंग और इवनिंग में अलग अलग होगा। सुबह 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है और शाम को 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है, इसमें मॉर्निंग में तो क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर है? लो टेम्परेचर है। और यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा? हाई टेम्परेचर रहेगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? नॉर्मल फिनोमिना है। सुबह 4 से 6 बजे तक के बीच का टेम्परेचर लो रहेगा और शाम का टेम्परेचर जो है तुम्हारी बॉडी का ज़्यादा रहेगा। ये हमेशा नॉर्मली याद रखना है। जब टेम्परेचर के टाइप्स पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको क्या हो रहा है। किसी तरह की कोई डिजीज़ है, ठीक है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, तो आपका टेम्परेचर हमेशा क्या आएगा? बढ़ा हुआ आएगा। इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सेसिव फूड इनटेक भी आपने किया है तो भी आपको क्या होगा? हीट जो है वो ज़्यादा लगेगी। कुछ लोगों को पसीना खूब आता है खाना खाते हुए, कैसा पसीना खाऊं तब तक तो पूरा जो है वो शर्ट भीग जाता है। वो क्यों भीग रहा है? क्योंकि एक तो उसकी खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट तो डिजीज़, इन्फेक्शन और जो भी आप खाना इनटेक कर रहे हो उन सभी में खाना कैसा ले रहे हो आप, ठीक है, किस तरह का खाना है, उससे भी हीट प्रोडक्शन होती है। तो ये सभी तरीके हैं हीट प्रोडक्शन के। फिर लिखेंगे आपके नेक्स्ट हीट लॉस के तरीके। तो पहले आप इनको लिखो, फिर अपन पढ़ते हैं हीट लॉस के तरीके।
क्या हो गया भाई तेरे? उसको नहीं खिला रहे हूँ। कल से तो खाना छोड़ टिफिन नहीं लिया ना। फिर इसको दे देना, ये फिल कर देगी तेरे। कैल्शियम ग्लूकोनेट को पुश कर सकते हो 10 मिनट्स में। ठीक है, लिखा ना आपका 10 10 10। 10 में डिजॉल्व करो और फिर आप 10 मिनट के अंदर दे सकते हो। हाँ, एनर्जी हीट एक ही बात है। नेक्स्ट। भैया, क्या रोटियों की डिमांड कर रहा है तू? लिख ले। क्लास में रोटों के अलावा भी तुझे नींद नहीं आती? इधर इधर आके फिर भी रोटे चाहिए इनको। पढ़ ले थोड़ी देर। घर जाके तो खाने ही है रोटे। खुद ही बनाता है तू भाई? हम्म? तू आधी रोटी में क्यों दाल ले रहा था, है? भाभी जी है तो उसके काम आ रही है उसको रोटियां मिल रही, तू क्यों परेशान है? उसमें भी तो रामायण भाभी जी की है, उस सीरियल में भी तो रामायण भाभी जी की है। पंद्रह से 20 दिन रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट। और क्या, यस के नो? लिखो। नेक्स्ट। भैया, थायराइड और एडिनल ग्लैंड से हीट प्रोड्यूस होती है, लॉस नहीं होती है। लॉस का तो अभी पढ़ाई कहाँ है?
स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड में हीट का प्रोडक्शन ही होता है, लॉस नहीं होता है भैया। अभी लॉस के तरीके अभी लिखेंगे। डन। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।